मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है बच्चों? यस मैम। ओके। यस मैम। ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस मैम। देखिए, आप लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का पार्ट 1 में एक लेक्चर आप लोग का ले चुकी हूँ। आप लोग को याद होगा कि उसमें हमने इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उसके बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा हमने पढ़ा था फूड चेन और फूड वेब क्या है। सही है ना? यस मैम। तो फूड चेन, फूड वेब, ये सब तो आपको समझ में आ गया। लेकिन बच्चों, ये भी एक अटल सत्य है कि पूरी मतलब हम कहेंगे यूनिवर्स में एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो है सन। ये बात भी सही है। और सोलर एनर्जी को केवल प्लांट्स ही ट्रैप कर सकते हैं, हम लोग उस एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? क्यों बच्चों? सही कह रही हूँ मैं? हाँ, तुम लोग माइक्स अपने ऑन रखो। तो मैं कुछ पूछ रही हूँ तो फिर थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स देंगे, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अकेले ही कुछ कुछ बोलती जा रही हूँ। तुम लोग इंटरेक्ट करते रहोगे तो उससे मुझे भी पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, तो फिर आप लोगों ने ये सब पढ़ चुके हैं, और ये जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसकी एनर्जी को प्लांट्स ट्रैप करते हैं, और वो वही फूड के फॉर्म में अगले ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल अब क्या है कि फूड चेन में हम लोग देख रहे थे कि कई सारे लेवल्स थे। हाँ, ये फूड चेन, ये वाला ही मैंने आपको दिखाया था तब, है ना? यही वाला डायग्राम, इकोसिस्टम इन्फोग्राफिक, इसी में दिखाया था कि एक ट्री है, उससे जो भी उसने फूड बनाया या सीड्स हैं उसके, उसको इस गिलहरी ने लिया। तुम लोग को सेकंड स्लाइड नहीं दिख रही बेटा? नो मैम, नहीं दिखती है। हाँ भाई, मैं देखा, इसीलिए मैंने अपने मोबाइल से भी, हाँ, आप दिखी? यस। यस मैम। तो ये जो एक ट्री है, ट्री के सीड्स को एक स्क्विरल ने खाया, यानी गिलहरी ने खाया, उसको किसी फॉक्स ने या डॉग ने खाया, और फिर उसके बाद जो है ये दोनों की ही डेथ हो जाती है। तो फिर उसके बाद इसको माइक्रोब्स ने डिकम्पोज किया, और वापस से वाटर के साथ मिलकर ये न्यूट्रिएंट के फॉर्म में प्लांट तक पहुंच गया। तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और यहाँ पर यह भी हो सकता था कि इस फॉक्स को या डॉग को कोई लॉइन खाता, और फिर उसके बाद जो है डेथ का प्रोसेस बताते कि तीनों की डेथ के बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि वो जो कंज्यूमर की सीरीज है वो बढ़ भी सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कितने भी हो सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे हमने प्रोड्यूसर दिखाया है। प्रोड्यूसर आप लोग समझ रहे हैं ना, प्लांट्स को बोलेंगे, क्योंकि प्लांट्स ही प्रोड्यूसर होते हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही तो है ना? फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर लेता है जो कि हर्बीवोर होता है, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हर्बीवोर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, यानी कि कार्निवोर खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? जो कि सीधे सीधे प्लांट्स को खा रहा है, हर्बीवोर यानी शाकाहारी। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर शाकाहारी को फिर कोई मांसाहारी खा रहा है, और फिर मांसाहारी को फिर टर्शरी कंज्यूमर यानी कि कौन खा रहा है? ओमनिवोर खा रहा है। यानी कि अगर हम सारी चीज़ों को एक के ऊपर एक रख दें तो वो एक पिरामिड के फॉर्म में आ जाता है। पिरामिड आप लोग समझते हैं ना, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, उसको हम पिरामिड कहते हैं। तो जो चीज़ की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वो नीचे प्रोड्यूसर की जगह पर
बेस पर आएगा उस पिरामिड के, और जो फिर उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग ऊपर जाती जाएगी, है ना। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये पिरामिड्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि फूड चेन को ही जब एक के ऊपर एक रख देते हैं हम, तो वो पिरामिड के फॉर्म में आ जाती है। और यहीं पर आप बेटा ये समझ लीजिए कि जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, है ना, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1, फिर ट्रॉफिक लेवल 2। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है जिस लेवल पे आके वो खाना प्राप्त कर रहा है वो उसका ट्रॉफिक लेवल हो गया, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स है खाद्य श्रृंखला में किस जगह पर आकर उनको भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो उसको ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। If starting with the source of food and dependency of one organism on other is studied, then each level is known as trophic level। यही मैंने अभी आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला के हर स्टेप पर जो भी है उसको एक लेवल ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, ठीक है। फिर if a food chain is represented in form of a pyramid, then it is known as ecological pyramid and each step is called trophic level, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इकोलॉजिकल पिरामिड है और ये पहला ट्रॉफिक लेवल, पहला तो प्रोड्यूसर हो गया, फिर ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, फिर ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया, ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। हाँ, अब देखिए, जब हम पिरामिड्स को बनाते हैं तो 3 तरीके के पिरामिड्स हम पढ़ेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। कौन कौन से पिरामिड्स पढ़ेंगे? पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ एनर्जी, 3 तरीके के हम पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का मतलब है किसी भी जीव का जो वजन है, मास का मतलब होता है वेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है बेटा जमीन पर होने वाले इकोसिस्टम को देख रहे हैं, तो जितना खेत में फसल है या प्लांट्स है वो लगभग 1000 किलो है। और फिर उसके बाद उनको खाने वाले जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे हर्बीवोर्स, यानी कि जैसे हिरन है, खरगोश है, घोड़ा है, गाय है, जो भी चीज़ें, जो भी जानवर ऐसे हैं जो सीधे सीधे प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो वो आया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर उसके बाद उनको खाने वाला जैसे दूसरा ट्रॉफिक लेवल होगा, उनकी जो बायोमास होगा वो हर्बीवोर्स से कम होगा। सबसे ज़्यादा बायोमास होगा यहाँ पर प्लांट्स का, फिर उससे कम होगा क्योंकि संख्या में कम हो जाते हैं ना, खरगोश, हिरन, गाय, उन पेड़ पौधों से संख्या में कम होंगे, तो उनका वेट सपोज 100 kg है, और अगर जो है इस रेशियो में वो कम होता जाता है। फिर इनको खाने वाले भेड़िए वो उससे कम होंगे, फिर उनको खाने वाले शेर वो उससे कम होंगे। तो हम जब कोई भी पिरामिड ऑफ बायोमास जमीन का स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये बेस जो है उसका ब्रॉड है और फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके का एक पिरामिड बन जाता है। तो ऐसे पिरामिड्स को कहते हैं अपराइट पिरामिड। अपराइट माने सीधा। लेकिन अगर हम लोग पानी के अंदर जाएं, दूसरा वाला जो पिरामिड है वो आप देख रहे हैं, पहले वाला सीधा पिरामिड हमने लगाया है और दूसरा वाला कैसा है, उल्टा दिखाई दे रहा है ना आपको। अब यहां पर देखिए, जो यहां पर प्रोड्यूसर हैं पानी के अंदर वो क्या है, एल्गी हैं, एल्गी हैं, डायटम्स हैं। तो इनके जो वेट होगा, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एयर स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से वो हल्के होते हैं, ठीक है। तो उनका वेट सबसे कम होगा, ठीक। फिर उस पे जो फीड करेंगे वो जो मछलियां हैं छोटी वाली, वो सब हर्बीवोर्स हैं,
और उन छोटी मछलियों को खाने वाले बड़ी मछलियां होंगी। तो जो बड़ी मछली है, व्हेल है, शार्क है, उनका वेट सबसे ज्यादा होगा और छोटी मछलियों का वेट उससे कम होगा। और प्लांट्स, क्योंकि बहुत ही छोटे वाले प्लांट्स होंगे या फिर जो प्लांट्स होंगे उनकी बॉडी के अंदर एयर भरी होगी, तो ये जो पिरामिड होगा, एक्वेटिक पिरामिड, ये कैसे होगा? उल्टा होगा। ठीक, तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम स्टडी करते हैं तो जमीन का यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट होगा और ये कैसा होगा? इन्वर्टेड। एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए दूसरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी ये पॉन्ड इकोसिस्टम, कुछ किताबों में कुछ जगह पर आपको ऐसे पिरामिड मिलेंगे, क्योंकि इसको अगर आप सीधी लाइन से यहाँ तक कनेक्ट कर दें, आपको मेरा एरो दिख रहा है ना बेटा, जो मैं मूव कर रही हूँ कर्सर, ये दिख रहा है ना एरो? हाँ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप मिलाएंगे तो पिरामिड बन जाएगा। तो इसको पिरामिड्स ही बोलते हैं, पर कुछ जगहों पर ऐसा आपको बना हुआ मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपको पॉन्ड इकोसिस्टम का दिख रहा है या एक्वेटिक इकोसिस्टम का दिख रहा है। तो उसमें आप देखिए बड़ी जो मछलियां हैं कार्निवोर्स, उनका वेट सबसे ज्यादा है, हर्बीवोर्स का उससे कम, और प्लांट्स का यानी प्रोड्यूसर्स का सबसे कम होता है। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कैसा है? टेरेस्ट्रियल है, यानी जमीन का है। तो इस जमीन पर क्या है? पेड़ पौधे के वेट सबसे ज्यादा होगा, फिर हर्बीवोर्स, उनको खाने वालों का वेट उससे कम होगा, फिर जो कार्निवोर्स हैं उनका वेट उससे कम होगा। तो ये एक अपराइट पिरामिड बनाता है। और ये एक और पिरामिड देखिए, अब ये क्या है? अगेन ये जो पिरामिड दिखाया जा रहा है ये एक ट्री का पिरामिड है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पिरामिड ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा है? इन्वर्टेड है। पॉन्ड पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट या ग्रासलैंड का अपराइट है। और तीसरा ट्री का हमने आपको दिखाया। तो ट्री का इकोसिस्टम आप देखिए कि सबसे बड़ा ह्यूज ट्री है, उस पर फीड करने वाले हाथी हैं, हिरन हैं, उनकी पत्तियों पर फीड करते हैं, और फिर इनका वेट उससे कम होता है, और फिर सबसे कम वेट होता है कार्निवोर्स का। तो इस तरीके से ट्री के ऊपर जितने भी लोग फीड कर रहे हैं उनका वजन ट्री से कम है और कार्निवोर्स का उससे भी कम है। तो ये और ये दोनों कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल पिरामिड्स हैं, दोनों ही क्या है? अपराइट है, और पॉन्ड वाला इन्वर्टेड है। इतना यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ये देखिए ये लिख दिया है हमने, पिरामिड ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। ऐसे ही पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है कि अपराइट होता है कि टेढ़ा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ आप लोग को एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे कि क्या सीधा है कि उल्टा है कि कैसा है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा। और फिर बेटा मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, अगर आप साइंस को समझ लेते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा उसको समझ लेंगे आप कि ये कैसे बना रहे थे हम पिरामिड ऑफ बायोमास। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम लोग नंबर्स पे जाएं, संख्या पर जाएं, ठीक है, अब हम प्लांट्स की संख्या देखेंगे, एनिमल्स की संख्या देखेंगे। पहले क्या देख रहे थे? बायोमास यानी कि उनका वेट। अब पिरामिड ऑफ नंबर है ये, तो हम लोग हर चीज के नंबर की काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी, उस पर जो फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स, उनकी संख्या उससे कम होगी, और फिर कार्निवोर्स की संख्या उससे कम होगी, और फिर उनको खाने वालों की संख्या उससे भी कम होगी। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, ये सबसे नीचे प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर। तो हर एक की संख्या एक दूसरे से कम होती जा रही है, यानी कि इस तरह के पिरामिड को कहेंगे अपराइट पिरामिड। और फिर उसके बाद एक और इकोसिस्टम देखिए, ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम देख रहे हैं पानी में, ये सब क्या है? एल्गी हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और जो है हल्के एक्वेटिक प्लांट्स हैं। एक्वेटिक प्लांट हमेशा ही हल्के होते हैं, लेकिन ये नंबर में ज्यादा होते हैं, संख्या में क्या होंगे?
ज्यादा होंगे। फिर उन पे फीड करने वाली मछलियों की संख्या उससे कम होगी, यानी प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स की संख्या उससे कम होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या उससे भी कम होगी, और टर्शियरी कंज्यूमर यानी व्हेल, शार्क, ये जो बड़ी मछलियां हैं इनकी संख्या उससे भी कम होगी। तो ये भी कैसा पिरामिड बनेगा? एक सीधा पिरामिड बनेगा अगर हम नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये तीसरा पिरामिड देखिए, तीसरा पिरामिड कौन सा है? पहला पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड कैसा है? अपराइट। दूसरा पिरामिड हमने आपको बताया पॉन्ड इकोसिस्टम का है, कैसा बना? अपराइट। फिर उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम का कैसा बन रहा है? डायमंड शेप जैसा बर्फी का शेप होता है वैसे। ये देखिए यहाँ कम है, फिर बढ़ा, फिर ये कम हुआ, यानी कि ये एक डायमंड शेप बन गया। डायमंड शेप कहते हैं जो ईट, आप लोग कार्ड सभी खेलते होंगे, ताश का पत्ते देखे होंगे, उसमें ईट का जो पत्ता होता है उसका जो शेप होता है उसको हम लोग डायमंड शेप कहते हैं, या काजू कतली का जो शेप होता है उसको हम डायमंड शेप कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि संख्या कैसे बढ़ रही है। ट्री एक है, फिर उसके बाद उस पर फीड करने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं उनकी संख्या कम, और टर्शियरी कंज्यूमर्स की संख्या और कम होगी। अब नेक्स्ट ये वाला आ गया, देखिए ट्री इकोसिस्टम कैसा होगा? इन्वर्टेड। अब अगेन जरा सा यहाँ गौर फरमाइए, एक ट्री होगा, ट्री की संख्या कितनी हुई? 1, यानी सबसे कम हो गई। फिर उसके बाद उस पर जितनी चिड़िया और कौवे, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सारे फ्रूट्स जो खाने वाले हैं वो इस ट्री पे आएंगे, तो उनकी संख्या इनसे ज्यादा होगी। और फिर उनसे भी ज्यादा संख्या होगी टिक्स एंड बग्स, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो उन चिड़ियों के ऊपर रहते हैं, तो उनकी संख्या उससे भी ज्यादा होगी। और फिर उनके ऊपर जो है, यहाँ पर जो पैरासाइट्स हैं उनके ऊपर, बग्स के ऊपर, उनकी संख्या उससे भी ज्यादा होगी। तो इस तरह जो पिरामिड ऑफ ट्री होता है, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ ट्री कैसा होगा? इन्वर्टेड। तो कैसा है, जरा सा एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि ग्रासलैंड का अपराइट है, पॉन्ड का अपराइट है, पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम डायमंड शेप का है, और पिरामिड ऑफ ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड है। ध्यान दीजिएगा कि जो पहले वाला हम देख रहे थे पिरामिड ऑफ बायोमास, उसमें हमने ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का एक ही साथ लिया था क्योंकि दोनों के ही अपराइट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट का जो है क्या होता है? डायमंड शेप होता है, इसलिए हमने उसको अलग से रखा है। अब देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है। हमेशा ही बच्चों जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो किन के पास होगी? प्रोड्यूसर्स के पास होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही तो एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। फिर उससे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हर्बीवोर्स के पास हो रही है। तो यानी हर्बीवोर्स के पास जब वो एनर्जी जा रही है तो हर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे जितनी एनर्जी प्लांट ने प्रोड्यूस की उसमें से कुछ एनर्जी वो फूड के रूप में स्टोर करता है, बाकी अपनी ग्रोथ में, अपनी वाइटल एक्टिविटीज में, मल्टीप्लिकेशन में सारा यूज हो जाती है। तो अभी हम आपको बताएंगे एनर्जी फ्लो भी। तो फिर क्या होता है बेटा कि प्लांट से जो एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी तो वो प्लांट की एनर्जी से कम होगी। तो हर्बीवोर्स के पास जितनी एनर्जी जाएगी, उनको खाने वाले जब आएंगे तो हर्बीवोर्स अपनी कुछ एनर्जी को अपने वाइटल एक्टिविटीज में यूज कर लेंगे। वाइटल एक्टिविटी क्या क्या होती है? ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लोकोमोशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने फिरने में भी एनर्जी यूज होती है। और आप जानते हैं कि हर जो लिविंग बॉडी है उसमें एक वार्मथ होती है, हीट होती है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ अपनी बॉडी, उनकी बॉडी हीट के रूप में हो जाती है, कुछ डाइजेशन में चली जाती है, कुछ अदर वाइटल एक्टिविटीज में यूज हो जाती है। तो हर्बीवोर ने फिर उसमें से थोड़ी एनर्जी यूज कर ली और बची कुची एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे चली गई, यानी कार्निवोर्स के पास। कार्निवोर्स के पास जो एनर्जी गई उसमें से फिर उन्होंने कुछ एनर्जी को यूज कर लिया, अपनी वाइटल एक्टिविटीज में यूज कर लिया, और फिर उसके बाद आगे एनर्जी पास की, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स के पास। ठीक है, तो इस तरीके से जितना ऊपर ये जाती जाएगी एनर्जी, उसकी मात्रा
कम होती जाएगी। और ऐसा हर जगह पर होगा, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़िए, चाहे पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़िए, चाहे पिरामिड ऑफ बायोमास के हिसाब से किसी में भी देख लीजिए, तो जितने भी पिरामिड्स अभी तक आपने देखे हैं हर एक में यही होगा। सबसे ज्यादा प्लांट्स के पास होगी, उससे कम हर्बीवोर के पास होगी, उससे कम कार्निवोर के पास होगी, उससे कम ओमनीवोर के पास होगी, उसके बाद स्कैवेंजर्स के पास और कम होगी। यानी कि बच्चों, ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा ही अपराइट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा हो सकता है, सीधा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, डायमंड शेप हो सकता है, या नन ऑफ द अबव हो सकता है। तो ये हमेशा ही अपराइट होगा। ठीक है, तो आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि पिरामिड ऑफ बायोमास कब कब सीधा होता है और कब उल्टा होता है, इसको याद करिएगा। पिरामिड ऑफ नंबर कब सीधा होता है, कब उल्टा होता है और कब डायमंड शेप का होता है, ये याद रखिएगा। और पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा ही सीधा होता है, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। अब क्या है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मैंने जो अभी आप लोग को बताया कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाने में थोड़ी सी एनर्जी वो पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर यूज कर ली जाती है, और जब वो यूज कर लेता है तो बची कुछ एनर्जी ही आगे पास होती है। तो इस तरीके से बच्चों वो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है। आप कभी भी देखिए कि आप घोड़े को देखिए, हिरन को देखिए, कितना तेज भागते हैं ना, हमेशा भागते ही रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एनर्जी रहती है उनके पास, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। लेकिन शेर कैसा कंज्यूमर है? टर्शरी कंज्यूमर है। ठीक है, अब टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है या सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि वो सीधे सीधे बिल्ली को भी खा सकता है, और बिल्ली को खाने वाले कुत्ते को खाएगा तो फिर वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया। लेकिन वो होता मांसाहारी है। तो जब वो एनर्जी और ऊपर जाती है, दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है, तो हर्बीवोर्स के पास वो एनर्जी कम होकर आगे पास होती है। तो इस तरीके से हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। तो आप देखिए, शेर हमेशा आलसी होगा, हमेशा सुस्त पड़ा रहेगा, लेकिन वो कब एनर्जी जब उसकी खत्म होने लगेगी तब उसे शिकार की जरूरत पड़ती है, तब वो बहुत तेज भागेगा और फिर शिकार कैप्चर करेगा, खाएगा और फिर आलस में आ जाएगा। तो हमेशा आप जब भी देखेंगे जो हर्बीवोर्स हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, और जो कार्निवोर्स हैं उनके पास उससे कम एनर्जी होती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। अब आइए, हाँ, यहाँ पर जो 4-5 पॉइंट्स हैं उनको जरा देख लीजिए कि एनर्जेटिक्स के क्या कॉन्सेप्ट हैं। ओनली प्रोड्यूसर्स कैन ट्रैप एंड एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, देयरफॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से आगे बढ़ता जाएगा, और प्रोड्यूसर से आगे बढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन ओमनीवोर। तो इसी तरीके से होगा, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, हमेशा शुरू होगा प्रोड्यूसर से और जाएगा आगे तक। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी विच इज यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। ओके, तो कंज्यूमर्स ही हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। The total input of energy in form of food and its efficacy of assimilation। ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कितनी आगे तक फूड के फॉर्म में पास हो रही है, और कितनी वहां पर किसी भी लेवल पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। द लॉस थ्रू रेस्पिरेशन, हीट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं उसको आप यहाँ पर समझ लीजिए कि इस सब में वो अपनी बॉडी में एनर्जी यूज करता है, हर एक में। देखो, जब प्रोड्यूसर यूज कर लेगा पहले, तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसमें से, फिर उसके बाद हर्बीवोर उसमें से अपने वाइटल एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेगा, फिर बची कुछ एनर्जी आगे जाएगी, फिर यहाँ पर यूज कर ली जाएगी ओमनीवोर में,
कार्निवोर में, फिर ओमनिवोर में यूज कर ली जाएगी और सबसे कम एनर्जी ऊपर तक पहुंचेगी। ओके, द नेट ग्रॉस प्रोडक्शन, ये भी देखना पड़ेगा कि कितना नेट प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। अब आगे देखिए, व्हाट इज 10 रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब ये 10 रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है। इन 1942 लिंडेमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो दिया था। उन्होंने कहा था कि हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी 90% एनर्जी यूटिलाइज होती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल पे पास हो जाती है। ठीक है, तो 90% एनर्जी पहले लेवल पे यूज हो जाएगी, फिर 10% एनर्जी आगे बढ़ेगी, फिर जो 10% यहां आई है उसमें से 90% फिर यूज हो जाएगी, फिर 10% आगे जाएगी, फिर यहां पर जो आई है उसका 90% यूज हो जाएगी, फिर 10% आगे जाएगी। तो इस तरीके से हम हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। और इस पर आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि कितने परसेंट एनर्जी कहां पर पहुंच रही है। यहां पर एनर्जी का फ्लो चार्ट आप देखिए, यहां पर सब सोलर एनर्जी थी, उसको प्रोड्यूसर्स ने ट्रैप किया, फिर उसमें से 90% जो एनर्जी थी यहां पर यूज कर ली इसने अपनी वाइटल एक्टिविटीज में, 10% आगे गई। फिर जो 10% गई थी उसमें से 90% इसने यूज कर ली, फिर 10% आगे पास हो गई, फिर 90% यूज कर ली, 10% फिर आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से हर एक में, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती चली जाती है। यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन भी दिया है मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है और आप इसको सॉल्व करेंगे कॉपी पे, उसकी फोटो खींच के उसमें कमेंट्स में शेयर करिए। अगर आपका आंसर सही नहीं होगा तो मैं उस पे ही चेक कर लूंगी और फिर जैसा होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सब लोग गलत करेंगे तो मैं इसको, क्लास में आने वाली हूं मैं थोड़े दिन बाद कॉलेज, तो फिर मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। ओके, और जो भी अगर अदर चिल्ड्रन भी इसको देखेंगे तो और कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे फर्दर। अच्छा, अब लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी तो वहां से आप क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप वापस इस पे शेयर करिएगा, जहां पे कमेंट डालेंगे उसकी फोटो खींच के शेयर कर दीजिएगा और मैं उसको चेक कर लूंगी। यहाँ पर आप लोग के लिए अगेन हर बार की तरह इस बार भी एक कोटेशन है, एवरी ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट लाइक एवरी ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट स्टार्ट्स विद एन एक्ट ऑफ इमेजिनेशन। कोई भी बड़ा काम, यानी आपके लिए पढ़ाई ही आपका बड़ा काम है। अगर हम लोग अपना जो कोई बड़ा काम सोचते हैं और उसको मतलब इमेजिनेशन से ही वो शुरू होगा, पहले वर्कआउट प्लान बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। तो ये जोना लेरर एक बहुत बड़े राइटर हैं, पोएट हैं, उनकी ये लाइंस हैं और आप इसका मतलब समझिए और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करिए। तो अगेन एक बार सारे बच्चों से कहूंगी कि अपने कैमरास ऑन कर लेंगे, अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा बच्चों। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी और फिर उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे अपनी मीटिंग। सब लोग कैमरा भी ऑन नहीं करते हैं, इतने कम बच्चे आते हैं यार, कैमरास भी ऑन नहीं करेंगे, भगवान जाने क्या है। आप लोग इतने सिंसियर नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी बिटिया का जब क्लास होता है तो वो पूरी दुनिया जहान को छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी, लेकिन हमारे स्टूडेंट भगवान जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं कि उन लोगों को ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें पढ़ना भी है, पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना सिलेबस देखिए, 2-2 पेपर्स हैं बच्चों आप लोग के, और उसको आप कैसे करेंगे, एक ही महीना बचा है। अभी हम जब छुट्टी से वापस आएंगे तो हम आप लोग की एक लेक्चर सीरीज कराने वाले हैं और उस लेक्चर सीरीज में आप लोग के सिलेबस को कवर कर देंगे।
तो बाहर के साइंटिस्ट को इनवाइट करेंगे उसके लिए। तो बच्चों आप लोग जरा सा ध्यान देकर उस समय जरूर से प्रेजेंट होइएगा, जिससे कि आप लोग उसका लाभ उठा सकें। हम जो कुछ भी करते हैं वो आप लोग के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम मेहनत करके स्लाइड्स बना रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, और आप लोग जरा सा ध्यान देना चाहिए आप लोग को भी। ओके, बाय बाय बच्चों। Okay, bye, ma'am. Take care.